वेलकम बैक। और अब हम किन चीज़ों के बारे में बात करेंगे वो आपको बताते हैं टॉप स्टोरीज में। पाकिस्तान ने भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत पेश कर दिए। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं भारत सीज़ फायर की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है। मज़ीद खामोशी पाकिस्तान और खित्ते के मफाद में नहीं होगी। मुसलसल मार खाने के बाद पाकिस्तानी रुपए की ऊंची उड़ान जारी। ज़र मुबादला के दिनों दोनों मार्केटों में डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। इंटर बैंक मार्केट में डॉलर की कदर 7 माह की कम तरीन सतह पर आ गई। सक्खर में वाक़े 19वीं सदी का शाहकार लैंसडाउन ब्रिज रेलवे इंतजामिया की नाअहली के बायस अपनी पहचान खोने लगा। पुल का मकसद उस जमाने में सिंध, पंजाब और बलोचिस्तान के दरमियान रेलवे को बहाल करना और सक्खर को रोहड़ी से मिलाना था। बिल्कुल जी, आपने टॉप स्टोरीज जानी हैं और अभी आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने भारत को एक बार फिर बेनकाब कर दिया और भारतीय दहशतगर्दी के नाकाबिले तरदीद सबूत दुनिया के सामने रख दिए हैं। ये वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी और तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार ने मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत के पोल खोल दिए। और भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ के अफसरान के ऑडियो क्लिप सुनवाए गए हैं फराउस में, जिसमें वो पाकिस्तान में दहशतगर्दी की तरगीब दे रहे हैं। एक वीडियो में दिखाया गया है कि जिसमें दहशतगर्द को डिवाइस के जरिए धमाका करने का तरीकाकार बताया जा रहा है और वो इल्जामात पाकिस्तान में लगाता है फैटफ पे। बिल्कुल सही। वज़ीर ख़ारजा और DGISPR ने पाकिस्तान में हालिया दहशतगर्द हमलों में मुलविस रॉ और पाकिस्तान में इसके दहशतगर्द हम ग्रुपों की तफसीलात भी बताई। उधर LOC पर भी भारत की दहशतगर्दी जारी है। और ISPR का बताना है कि गुज़श्ता हफ्ते भारतीय फौज को हुर्रियत पसंदों के साथ झड़प में जानी नुकसान उठाना पड़ा, जिसकी खिफ़्फ़त मिटाने के लिए भारतीय फौज ने 13 नवंबर को LOC के मुतादिद सेक्टर्स पर बिला इश्तियाल फायरिंग और गोलाबारी की। अफसोसनाक पहलू इसका यह है कि शहरी आबादी पर फायरिंग की गई, जिससे मासूम शहरी जो हैं उनका नुकसान हुआ। 5 शहरी और पाक फौज का 1 जवान शहीद हुआ। और ISPR का यह भी बताना है कि वादी नीलम, वादी लीपा, वादी जेहलम और वादी बाग में आबादी को निशाना बनाया गया और पाक फौज ने भारतीय इश्तियाल अंगेजी का भरपूर जवाब दिया है। भारतीय फौज को भारी जानी और माली नुकसान हुआ है, जिसका भारतीय मीडिया भी एतराफ़ कर रहा है। भारतीय मीडिया वावेला भी कर रहा है इसके ऊपर। इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं तर्जिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब। अस्सलाम वालेकुम, शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। फरमाइएगा, ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सबूत दिए गए हैं कितने अहम हैं ये जो सबूत हैं, और इनकी नौइयत के बारे में भी हमें बताइएगा कि ये कितना वैलिड होंगे इंटरनेशनली दुनिया को कायल करने के लिए कि पाकिस्तान दहशतगर्दी का शिकार है और इंडिया की तरफ से दहशतगर्दी की पुष्टपनाही की जा रही है। देखें, जो प्रूफ है, जो डोजियर है, वो तो बिल्कुल फैक्ट्स एंड फिगर के साथ है। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। और हर एक एस्पेक्ट को कवर किया गया कि इंडियंस, रॉ एजेंसी और इंडियन गवर्नमेंट और जो 4 का एक्सट्रीमिस्ट हिंदू इंतहा पसंदों का टोला है, वो हर चीज़ जो कर रहे हैं वो उसमें दिखाई गई है। वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाई गई है, उसके बाद डेट वाइज दिखाई गई है, फंडिंग दिखाई गई है, हर चीज़ दिखा दी गई है। द इशू इज के आगे दुनिया को इस पर कितना असर होता है। वट एवर वी डू, द पॉइंट इज के कुछ मुल्क ऐसे हैं जो इंडिया को इस वक्त सपोर्ट कर रहे हैं और उसको एज ए प्रॉक्सी यूज कर रहे हैं। अगर आपने देखा हो तो अभी इंडिया में पोम्पियो आए हुए थे, फॉरेन सेक्रेटरी थे अमेरिका के, और उन्होंने 2+2 पे मुआहदा किया जिसमें ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, इंडिया है और USA है। दे वांट टू एनसर्कल चाइना, और चाइना के साथ जो मुल्क भी चाइना को सपोर्ट करें वो एनसर्कल करें। सो पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ दैट। दैट इज द बेसिक इशू। ठीक। और उसके अंदर पाकिस्तान को फिर भी फॉरेन ऑफिस को चाहिए कि अभी आवर फॉरेन मिनिस्टर मस्ट गो आउट विद ऑल द डोजियर्स। मैसेज को भेजने के बाद यूनाइटेड नेशन में आपके एम्बेसडर हैं, ठीक है, फिर आपके यूनाइटेड स्टेट्स आना चाहिए, यूरोपियन यूनियन है, इस्लामिक गवर्नमेंट जो हमारी है OIC, ये सबसे पहले तो वहाँ जाना चाहिए ना। वहाँ जाके एटलीस्ट जो केस के क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्या हमारे साथ OIC खड़ी है नहीं खड़ी है, वरना हमें अपना कुछ सोचना चाहिए। ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से पाकिस्तान का नुक्ता नज़र नहीं सुना जाता। अदरवाइज इतने स्ट्रॉन्ग केसेस तो हमें FATF में जाना चाहिए। वाई इंडिया ने अगर हमें FATF में डाल दिया, नाउ इज द टाइम हम FATF में जाएं और इंडिया को ब्लैक करने की कोशिश करें।
बिल्कुल सही। ब्रिगेडियर साहब ये भी फरमाइएगा, अभी पिछले दिनों अजीत डोभाल की वो गुफ्तगू भी सामने आई थी जिसमें उन्होंने न्यू इंडिया एक डॉक्ट्राइन जो उसकी बात की थी कि हम डिफेंसिव नहीं अब ऑफेंसिव होंगे, हम जंग को या दहशतगर्दी को या इन हमलों को वहाँ ले जाएंगे जिस स्टेट से इनका ओरिजिन होता है। इस तरह की गुफ्तगू की थी उन्होंने जिसे बड़ा ज़ेर बहस लाया गया था। और उसके बाद हम देखते हैं कि 13 नवंबर को LOC पे मुतादिद सेक्टर्स पे बिला इश्ताल फायरिंग और गोलाबारी है, मासूम शहरी आबादी को इनका निशाना बनाया गया। यहाँ पे कोई कन्वेंशन उन्हें याद नहीं आता, यहाँ पे कोई जेनेवा कन्वेंशन, कोई कन्वेंशन नहीं है कि शहरी आबादी को वो निशाना बना रहे हैं, और जो बहाना वो इसका दे रहे हैं वो कितना वैलिड है। देखें फरा, बात यह है कि माइट इज राइट। जब आपके पास सुपर पावर एक दो आपको सपोर्ट कर रही हो और उनका डिज़ाइन ये हो कि पाकिस्तान में इंस्टेबिलिटी चाहिए, पाकिस्तान को अनस्टेबल करें, किसी हालत में भी वो नहीं चाहते कि हमारा CPEC मंसूबा जो है वो कामयाब हो। इशू ये है, देखें आप एक इस्लामिक मुल्क हैं और आप एक न्यूक्लियर मुल्क हैं। अगर आप इकनॉमिक तरक्की करेंगे तो फिर आप अपनी मुल्की मफादात में फैसले करेंगे, आप दुनिया में आंखों में आंखें डाल के फैसले कर सकते हैं। दे वांट कि हम IMF वर्ल्ड बैंक की तरफ देखते रहें, उनसे लोन लेते रहें, उनकी मर्जी के फैसले करते रहें और हम CPEC ना बनाएं। ये बड़ा क्लियर डिज़ाइन है। हमने कितनी अच्छी तरीके से ये पॉलिसी को परसू करने के हमने ये बनाना है। हमने 2 इन्फेंट्री डिवीजन रेज किए हुए हैं इसकी प्रोटेक्शन के लिए। अभी आपको याद हो 7-8 नवंबर को 4 फौजी हमारे कश्मीरी नौजवानों ने मारे थे इंडियंस के, ये उसका रद्द अमल है। उसके बाद वो जाहिर है कि जो उनको लद्दाख में मार पड़ी है, इकोनॉमिक क्राइसिस उनके में है, फिर उसके बाद कोविड-19 की प्रॉब्लम्स हैं, माइनॉरिटीज प्रॉब्लम है, कश्मीरी नौजवान भारतीय फौजी मार रहे हैं। ये वजूहात की वजह से अपनी आवाम की अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए वो पाकिस्तान पर हमला करते हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल में फायर करते हैं। अभी कितने हमारे इन्होंने सिविलियन कश्मीरी शहीद किए हैं, फिर हमने इनके 5 से 6 फौजी मारे हैं, उसके बाद इनके सारे बंकर तबाह कर दिए। हम तो इंडिस्क्रिमिनेट फायर नहीं करते हैं। ये वजह है जिसकी वजह से ये बिल्कुल ये अजीत डोभाल ऐसी बात करता है। इनको नहीं पता कि 27 फरवरी को हमने याद करा दिया। अनट्रेंड फौज है, अनप्रोफेशनल फौज है, ये कुछ भी नहीं कर सके सिवाय नहाते औरतों बूढ़े बच्चों कश्मीरियों को शहीद करते हैं, इसलिए ये ऐसी गिरफ्तारियां लगाते हैं। बट हमारी आर्म फोर्सेस 24 आवर्स अलर्ट हैं, हमारी फौज बैटल हार्टेड है, हमारी मिसाइल टेक्नोलॉजी इनसे बहुत बेहतर है और हर वक्त हम इनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठे हैं। ठीक है, लेकिन अभी ब्रिगेडियर साहब आपके इल्म में एक डेटा की जो एक उन्होंने एक एग्रीमेंट किया है कि पूरा सर्वेलेंस का डेटा जो है सैटेलाइट का वो शेयर किया जाएगा, वो भी तो एक बड़ा खौफनाक किस्म का है एग्रीमेंट जो कि इंडिया और अमेरिका के दरमियान हुआ है। तो इस तरह के मुसलसल मुआहदे जिनके साथ इंडिया अपनी दिफाई सलाहियत या अपनी जंगी काबिलियत जो है उसे बढ़ा रहा है, पाकिस्तान को इसके बारे में क्या करने की ज़रूरत है? देखें पाकिस्तान वो तो बढ़ा रहा है और अमेरिका टोटली स्ट्रेटेजिक पार्टनर बना हुआ है इंडिया के साथ और उनके साउथ चाइना सी में भी इंटरेस्ट हैं। फिर जाहिर है कश्मीर और उसके बाद दे वांट कि कश्मीर को डिस्प्यूट और ज़्यादा करें ताकि CPEC ना बने और CPEC को बनाना नहीं चाहते हैं। पाकिस्तान ने देखें सबको इन्फॉर्म कर दिया है। द ओनली थिंग इज कि जब तक हम दुनिया को ये नहीं बताएंगे कि हम बहुत सीरियस हैं कश्मीर के ऊपर, वी विल नॉट कॉम्प्रोमाइज़। हम इंडिया से अपनी जब तक कमर्शियल फ्लाइट बंद नहीं करेंगे, इंडिया से हमें सफारती हमला बहुत कम कर देना चाहिए, हमें तजारत बंद करनी चाहिए, हमें अपने ट्रुप्स को वेस्टर्न बॉर्डर से उठा के ईस्टर्न बॉर्डर पे थोड़े से लाने चाहिए। बताएं अमेरिकन को कि नहीं हमें थ्रेट है इंडिया की तरफ से। जब दुनिया ये देखेगी कि 2 न्यूक्लियर पावर्स आमने सामने खड़े हैं, आईबॉल टू आईबॉल खड़े हैं और लड़ाई किसी वक्त भी छिड़ सकती है, देन पीपल विल रश टुवर्ड्स दिस रीजन। अभी वो पता है कि पाकिस्तान वो रेटोरिक्स कर लेते हैं, हम अखबारों में स्टेटमेंट दे देते हैं, हम TV प्रोग्राम कर देते हैं। इट डजंट मैटर, यू हैव टू शो दैट वी आर वेरी सीरियस एंड क्योंकि अगर उनको ये पता चले कि दोनों मुल्क आमने सामने आ गए हैं और लड़ाई के डायनामिक्स को नहीं पता होता है, उससे आग की लपेट में नॉट ओनली ये रीजन आएगा, पूरी दुनिया आ जाएगी। फिर दुनिया की ये लोग यूनाइटेड नेशन और अमेरिका और यूरोपियन यूनियन और हमारे OIC ब्लॉक ये आएंगे क्योंकि इनके लिए में बहुत इन्वेस्टमेंट है। बिल्कुल हमारा सब कुछ वाला है। बिल्कुल सही, बिल्कुल ठीक। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, बहुत शुक्रिया साथ रहने के लिए। और जैसे हम बात कर रहे थे ना हमजा, अभी ये जो सैटेलाइट का डेटा है ना, ये शेयरिंग एक बड़ा खौफनाक किस्म का एग्रीमेंट है कि हसास मकामात जो हैं उनका भी सर्वेलेंस और उनका भी पूरी इंफॉर्मेशन जो है वो इंडिया के पास। और भारत की जो लॉबिंग है वो सबसे ज़्यादा खौफनाक है। फिर हम बात को करते रहे, अब देखना होगा कि कमाला हैरिस आके इस हवाले से जो है ना क्या करेंगी कि जो एक खदशात जाहिर भी किए जा रहे हैं
कि वो क्योंकि इंडियन ओरिजिन से ताल्लुक़ रखती हैं, इंडियन हैं, तो फिर देखना उसका भी होगा कि अब जो सियासत हिलाले पाकिस्तान जो बाइडन को हमने भी दिया हुआ है, तो वो भी देखना है हमें कि उसका भी क्या असर होता है। लेकिन एक और गुड न्यूज़ अब शेयर करते हैं आपके साथ। तो हिम्मतें मर्दा मदद खुदा, लेकिन हिम्मतें ख़वातीन भी बाज़ुकात जो है मदद खुदा उसमें भी शामिल होती है। कराची के इलाके लियारी में बाहिम्मत बेटी, एक बच्ची दुआ अपने वालिद का सहारा बन गई। 13 साल ये बच्ची है पकवान सेंटर में काम करके इसने एक अनोखी मिसाल कायम कर दी। अपने वालिद के साथ खाना बनवा कर मुख्तलिफ इलाकों में मोटरसाइकिल रिक्शे पर ये 13 साल जो बच्ची है ये पहुंचाती है। हमने देखा कितनी भारी देगे हैं, उसने उनको भी उठाया है। हिम्मत के साथ वो अपने वालिद का जैसे सहारा बनी है, उनका बाजू बनी है, जो लोग अपने बेटों से एक्सपेक्ट करते हैं। तो इस हवाले से हम बात करेंगे इस बाहिम्मत बेटी। अस्सलाम वालेकुम दुआ, बहुत खुशी हुई आपको देखकर हमें ये सारे काम करते हुए। आपकी उम्र कितनी है ये बताइएगा, और आपकी उम्र के लिहाज से ये काम मुश्किल नहीं है जो आप कर रही हैं? कैसे ख्याल आया कि मैंने ये काम करना है वालिद के साथ? जी, ये मेरी उम्र 13 साल है और मैं देखती हूँ कि मेरे वालिद कितनी मेहनत से काम करते देखे कितनी भारी होती हैं। और मैं आई दुकान पे, मैंने अपने वालिद का हाथ बटाया, तो मैंने बोला मेरा भाई नहीं है तो मैं अब्बू के साथ काम करवाऊँगी। तो मैंने जैसे काम करवाया, यहाँ से गड़ाब तक दे के छोड़ के आती हूँ मैं। पूरे मेरे अब्बू के दोस्त वगैरह सबको खुशी होती है। मेरे अब्बू को अभी अबू नहीं है, टेंशन नहीं है कि मेरे बेटे नहीं है। बिल्कुल ठीक। दुआ, सुबह कितने बजे आप घर से निकलती हैं ये सारा काम करके, फिर घर कितने बजे पहुंचती हैं, कितना थक जाती हैं आप? जी, सुबह मैं 8 बजे अपने वालिद के साथ आके दुकान खुलवाती हूँ। कभी मंडी से सौदा लाना होता है वो लाती हूँ, और रात 10 बजे तक दुकान बंद करा के अपने वालिद के साथ घर पे जाती हूँ। अच्छा दुआ, कितने बहन भाई हैं आप? और भाई नहीं है आपका, तो अब बहनों में कितना नंबर है आपका? जी, हम 2 बहन हैं, बड़ी बहन की शादी हो गई, बाकी मैं हूँ, भाई नहीं है मेरे। भाई नहीं है, अच्छा। तो पढ़ती भी हैं आप, और ये तो इतना मुशक्क़त वाला काम है। बेटियां अमूमन ये सोचती हैं मैं पढ़ लिख जाऊंगी, मैं कुछ बन जाऊंगी, मैं डॉक्टर, इंजीनियर, टीचर कुछ बन जाऊंगी, और उसके बाद मैं अपने वालिद का जो है हाथ बटाऊंगी। आपने तो अभी से जो है मुशक्क़त का काम करना शुरू कर दिया। जी, ये हर किसी को खुशी होती है जो मुझे देखते हैं। मैं स्कूल जाती हूँ लेकिन और पूरे काम करवाती हूँ अपने वालिद के साथ। ये जैसे कोरोना वायरस की वो, ये तो मैंने अपने पापा को बोला कि भाई सबके मास्क लगवाओ, सबको मैंने दुकान पे मास्क सबको लगवाया। अच्छा दुआ, आप कौन सी क्लास में हैं ये बताएं? SOPs पर भी आप अमल करवा रही हैं, साथ हमें ये भी बता दें अब्बा ने आपको कहा कि आप आएँ या आपका खुद दिल किया कि अब्बा का हाथ बटाऊँ? जी नहीं, मेरे वालिद ने नहीं बोला, मैं खुद आई। जब मैंने देखा मेरे वालिद थक जाते, इतना काम कैसे करते होंगे, वो देगे निकालना सुबह, फिर मैं खुद आई तो मैंने पूरी दुकान खुद अपने वालिद के साथ। कोई घर का सामान लाना आता है वो भी जिम्मेदारी सब मेरे पे। दुकान का सामान कुछ ख़त्म हो जाता है, सब जिम्मेदारी मेरे पे। वालिदा को बुखार हो जाता है, उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाना, सब जिम्मेदारी मेरे पे। वाजी वाह, ये तो बड़ी बाहिम्मत दुआ है। हम तो आप जैसी बेटियां अल्लाह ताला सबको दे माशाल्लाह से। अच्छा दुआ, कभी खुद भी थक जाती हैं, कभी अकेले में बैठ के परेशान होती हैं कि मेरे लिए इतनी मुश्किल, बाकी लड़कियां सजती हैं, संवरती हैं, अम्मा हमने तो ये वाले कपड़े लेने हैं, वो वाला ब्रांड लेना है, हमने तो ये पहनना है, ये खाना है, ये नहीं खाना, और ये दुआ जो है ये तो खुद सारी फैमिली को लुक आफ्टर कर रही है। जी नहीं, मैंने कभी नहीं सोचा कब बैठ के कि क्या मैं इतना काम करती हूँ। इसमें सब मेहनत में अजमत है, और सब मुझे देखते हैं, खुश होते हैं। मैं यहाँ से गडाब तक खाना छोड़ के आती हूँ, और सदर ये सब मैं इलाका मैंने देखा हुआ है, पूरा कराची देखा हुआ है। वेरी गुड। दुआ, आप खुद कुछ पका लेती हैं या अब्बा ही पकाते हैं? आप उनको हेल्प करती हैं या खुद भी आप कुछ पकाती हैं अब्बा के साथ? जी, मैं कुछ थोड़ा बहुत पका लेती हूँ, क्योंकि गैस है ना हमारे पास, उसकी हीट की वजह से मेरे पापा मुझे खड़े होने नहीं देते। वो सिखाते हैं मुझे, कटिंग वगैरह मैं कर लेती हूँ। बिल्कुल सही। अच्छा जैसे आप, हमारे पास बहुत ऑर्डर होते हैं। जी बोले जी। अच्छा अभी जैसे तो आप बता रही थी कि पूरे कराची में आप जाती हो और इधर उधर घूमती फिरती हो, माशाल्लाह बहुत कॉन्फिडेंट भी हैं आप। आपकी उम्र में बच्चियां जो हैं वो तो बात नहीं कर सकती, शर्माती हैं, डरती हैं, झिझकती हैं, और आप लोगों से डील करती हो। कभी कोई परेशानी पेश आई, किसी ने कुछ परेशान किया हो, बात ना मानी हो, बच्ची समझ के आपके साथ ऐसे ही कोशिश की हो कि फ़ायदा उठाएं, आपको पैसे ना पूरे दें? नहीं, ये कभी किसी ने नहीं किया। जो आते हैं पार्टी उनको सलाम करते हैं, हम सलाम करके उनसे कोल्ड ड्रिंक का, चाय का पूछते हैं, बिठाते हैं, फिर वो खुश होते हैं, ऑर्डर बुक करवाते हैं।
बिल्कुल ठीक है। दुआ, बहुत शुक्रिया आपका, आप बहुत बाहिम्मत हैं। आपके लिए दुआगो हैं कि आप बहुत कामयाबियां हासिल करें और आप हम सब के लिए मोटिवेशन है। हमने क्या आपको मोटिवेशन देनी है, आप पाकिस्तान के हर बच्चे के लिए मोटिवेशन है। और फरा, ये बहुत ही मशक्क़त वाला काम है। कहा जाता है लड़के स्ट्रांग होते हैं, लड़के भी सुबह 8 से रात 10 तक ये काम नहीं कर सकते कि दुआ और फिजिकल लेबर कर रही है दुआ। और उसके साथ साथ हमजा, हम सब लोग अपने वालिदैन के लिए जो है ना, बाज़-औक़ात उनके जाने के बाद हमें एहसास होता है कि हमने उनके लिए ये, काश हम ये कर लेते, काश हम वो कर लेते। दुआ उन खुश नसीब बच्चों में से है जिसने वक्त पे उसको रियलाइज़ किया है और वो उसमें एफर्ट्स करी। कितनी दुआएं अपने वालिदैन के इसके हिस्से में आती होंगी। अल्लाह ताला इसके नसीब अच्छे करे। और कितनी दुआओं से ये दुआ उनको मिली है, और लोग दुआएं करेंगे कि ऐसी दुआ उनको भी मिले जो माँ बाप का इतना हाथ बटा सके। आमीन। हर बच्चे को अल्लाह ताला जो है वो फरमाबरदार और इतना ही अच्छा अपने वालिदैन का ख्याल और एहसास करने वाला बनाए, और अल्लाह ताला इस बच्ची के लिए भी बहुत सी आसानियाँ पैदा करे। चलिए जी, एक और गुड न्यूज़ शेयर करते हैं। ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है, इसलिए कि जो पाकिस्तानी रूपी गिरता चला जा रहा था, अब आपको पता है कि ये पूरे साउथ एशिया में ब्लूमबर्ग की जो रिपोर्ट है, ये तीसरी बड़ी करेंसी है जो कि बेहतरी की तरफ जा रही है, जो बेहतर परफॉर्म कर रही है। रुपए की ऊंची उड़ान जारी है। डॉलर की बेकदरी का सिलसिला गुजरे कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज भी बरकरार रहा है। और नवंबर के अगर 10 कारोबारी दिनों की बात कर ली जाए तो डॉलर की कदर 2 रुपए और 9 पैसे कम हो चुकी है, जबकि इंटरबैंक में डॉलर की कदर मजीद 17 पैसे कम हुई है। इट्स ए गुड न्यूज़, इसलिए कि हमें पाकिस्तानी रुपीस की जब हमें मिलती है ना स्ट्रेंथ, तो उससे कारोबार भी बेहतर होता है। कारोबारी हफ्ते के आखिरी रोज में की कमी शामिल कर लेने के बाद डॉलर की कदर जो है इंटरबैंक तबादला मार्केट में 93 पैसे कम हुई है। और आप ये देखें फरा, हम यही देख रहे थे कि रुपया नीचे जाता जा रहा है, डॉलर ऊपर जाता जा रहा है, लेकिन अब ये जो रिवर्स है ना, ये हम लोगों के लिए एक अचंबा ही था कि ऐसा भी कभी होगा। तो ये हो रहा है और बड़ी स्पीड से हो रहा है। कारोबारी हफ्ते के इख्तिताम पर इंटरबैंक में डॉलर की कदर 158 रुपए 16 पैसे थी और ओपन मार्केट में डॉलर की कदर 10 पैसे कमी से 158 रुपए 10 पैसे थी। और मुल्क में जो फरा के लिए ये खबर है, फरा, अच्छा, ये जो सोने की कीमत है ना, वो फिर से बढ़ती चली जा रही है तमाम खवातीन के लिए। फरा के लिए नहीं है, मर्दों के लिए। सोना लेके तो मर्दों ने देना होता है ना, खवातीन ने खुद थोड़ी लेना होता है। सो ये एक्चुअली तो ये खबर जो है वो आपके लिए, मर्दों ने कहा ना, अभी तो महंगा हो रहा है ना, जब सस्ता होगा तब लेके देंगे, तो आपने लेके देना होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि सोने की फी तोला कीमत जो है 450 रुपए इजाफे के बाद अब 1,12,650 रुपए हो गई है। हमजा, इसलिए भाभी को जो सोना लेके देना ले दें, वो मुसलसल महंगा होता चला जा रहा है। मैं इंतजार करूंगा कि सोना नीचे आए। और फरा, शादियों का सीजन है, लोग सोना बना रहे हैं, लोग खास से परेशान हैं। हमें इस ट्रेंड को भी खत्म करना चाहिए। अभी हमने दुआ को देखा है कि माँ बाप बेटियों को बड़ी मेहनत और मशक्कत के साथ पालते हैं। ये सोना देना लेना जो है ये अब खत्म होना चाहिए। अगर बेटे को सोना देना जरूरी नहीं है तो बेटी को देना क्यों जरूरी है? बिल्कुल ऐसी ही है। मौशी तज्जियाकार खुरम शहजाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। खुरम शहजाद साहब, अस्सलाम वालेकुम। इस माह के आगाज से ही डॉलर की तनज़्ज़ुली का जो सिलसिला है वो जारी है। रुपया तगड़ा होने की आप बुनियादी वजूहात क्या समझते हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। देखें, इसमें 2-3 वजूहात हैं। एक तो आप अभी सोने की बात कर रहे थे, मैं उस पर ये कहूँगा कि लेडीज़ के लिए ख़ास तौर पे कि एक सिंपल फार्मूला है कि अगर वैक्सीन बन जाती है कोविड की तो सोना नीचे आ जाएगा, और अगर वैक्सीन नहीं बनती और लेट होती है, डिले होता है और सेकेंड वेव आती है तो सोना ऊपर जाएगा। तो ये सिंपल एक फार्मूला है। इस पर अगर देख के लेडीज़ हमारी जो है वो बाय या सेल करें गोल्ड को, तो मेरे ख्याल में उनके लिए बड़ी आसानी होगी। और दूसरी बात ये कि जो आप करेंसी की बात कर रहे हैं, इसमें एक तो देखें यहाँ ट्रैवल बहुत कम हो रहा है पाकिस्तान से टुवर्ड्स डिफरेंट कंट्री, चाहे वो जो है वो घूमने फिरने के लिए हो, चाहे वो काम के लिए हो। ज़्यादातर वर्चुअल जो है मीटिंग्स हो रही हैं, तो एक बड़ा रीज़न है जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा डॉलर जो है मार्केट में रह रहा है, निकल नहीं रहा। क्योंकि पहले भी ये हुआ था कि हज जो है उस तरह से आपको पता है इस साल नहीं हो सका, उम्रा भी जो है उस तरह से जो है वो नहीं हो सका। हर साल उम्रे में मैं आपको बताऊं तकरीबन 21 लाख लोग पाकिस्तानी जो है वो जाते हैं। हज पे भी तकरीबन 1.5-2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख लोग जाते रहते हैं। तो ये सारा जो फ्लो है ये एक तो मार्केट में रुक रहा है, आउटफ्लो नहीं हो रहा। दूसरी बात ये है कि रेमिटेंसेस आपको पता होगा, हमारे जो एक्सपर्ट्स बहन भाई हैं जो बाहर जो है काम करते हैं और हमारे लिए वो दर मुबाता कमा के भेजते हैं, उस पर जो है तेजी आई है, उस पर ज्यादा फ्लो आया है। उसकी एक बड़ी वजह ये कि हवाला हुंडी का आपने सुना होगा, जो बैंकिंग चैनल्स के थ्रू नहीं होता बल्कि नॉन बैंकिंग चैनल्स के थ्रू जो है वो पैसा आ जा रहा होता है, उस पर काफी कमी आई है। क्योंकि एक तो फ्लाइट्स बहुत कम आ जा रही हैं, नंबर 1। दूसरा, बॉर्डर्स इतने ज्यादा ओपन नहीं है।
इसकी वजह से आपके पास रेमिटेंसेस का फ्लो काफी ज्यादा है। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ कि हमारा जो हमारा लेन देन होता है दुनिया के साथ, वो हमारा एक्सपोर्ट्स और इम्पोर्ट्स के थ्रू होता है। और उसमें जो है मैं मिसाल देता हूँ कि अगर आपकी एक्सपोर्ट जो है वो 50 रुपए की हुई है और इम्पोर्ट यानी कि बाहर से जो आपने मंगवाया है वो 100 रुपए का मंगवाया है, यानी कि आपने 50 रुपए ज्यादा बाहर भेजे। इसके मुकाबले में जो रेमिटेंसेस है वो 100 रुपए आई है, यानी कि उन्होंने ज्यादा से इसको जो है वो ये कह लें कि ऑफसेट किया है। तो इसलिए हमारे यहाँ फ्लो आ ज्यादा रहा है डॉलर का, कम जो है ज्यादा निकल कम रहा है। और एक और वजह यह है कि जो हमारे यहाँ लोन की पेमेंट्स हैं, यानी कि जो हम कर्जों की अदायगियाँ करते हैं एक्सटर्नल लोन की, उसमें जो है 6 महीने का हमें टाइम मिल गया है। तो इसकी वजह से ये सारी रीजन डॉलर जो है वो नीचे आ रहा है और रुपये जो है इम्प्रूव हो रहा है। आप ये भी बताइएगा खुर्रम साहब, ये भी हमें पता चला है और होता ही है कि जब रुपए की कीमत और कदर मुस्तहकम होती है तो गैर मुल्की कर्जों में भी कमी आती है, उसकी भी वैल्यू घटती है। एक तो ये कितना इम्पोर्टेंट है और दूसरा ये कितना ये ट्रेंड जो है कितना स्टेबल है, मुस्तहकम है। क्या वाकई ये रुपए की कदर जो है मुस्तहकम रहेगी आइंदा आने वाले दिनों में भी, या ये कोई टेम्परेरी फेज है जो कि अभी हम देख रहे हैं? पर बड़ा अच्छा सवाल आपने किया है। देखिए, दो चीजें, दो फायदे होते हैं जब भी हमारा रुपये जो है बेहतर होता है डॉलर के मुकाबले में। तो एक तो हमारी कर्जों की अदायगियाँ जो डॉलर में होती है वो कम हो जाती है, यानी कि हमारे लिए आसानी पैदा होती है। एक तो ये फर्क पड़ता है। और दूसरी बात ये है महंगाई में कमी आती है। ये सबसे बड़ा फैक्टर है एक आम आदमी के लिए कि जब भी डॉलर जो है सस्ता होता है और रुपये महंगा या बेहतर होता है, तो क्योंकि हम बाहर से अशियाँ खुदनोश भी मंगवाते हैं और भी चीज़ें मंगवाते हैं, ऑयल भी मंगवाते हैं बाहर से, हम बहुत ज़्यादा इम्पोर्ट करते हैं, इन सब में कमी आती है और इन सब में यार ये कह लें कि सस्ती पड़ जाती है। तो इसकी वजह से हमारे यहाँ जो इम्पोर्टेड महंगाई है ना, जो बाहर से महंगाई हमें मिलती है, वो कम हो जाती है। दो बड़े फैक्टर्स। अब दूसरा जो आपका एंगल है सवाल का कि क्या ये सस्टेनेबल है या नहीं, क्या ये आगे जाते हुए रुपये ऐसे ही रहेगा या बेहतर होगा। देखिए, शॉर्ट टर्म में अभी फॉर टाइम बीइंग लग ये रहा है जैसे इनफ्लो आ रहा है डॉलर का, ये डॉलर बाहर कम जा रहा है तो रुपये अपनी कुव्वत बरकरार रखेगा। बट मीडियम टू लॉन्ग टर्म में हमें रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है, रिफॉर्म्स करने पड़ेंगे। खुर्रम शहजाद साहब, आपका हमारे साथ मौजूद थे। ब्रेक के लिए हमें रुकना है, ब्रेक के बाद फिर आपसे मुलाकात। स्टे विद अस।